हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है बिजनेस सर्विसेज। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 3 चैप्टर करा चुकी हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए चैप्टर क्या है, बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस आप लोगों ने देख लिया कि बिजनेस बेसिकली क्या है। तो पहले अब हम बात करेंगे सर्विसेज की। तो सर्विस क्या है, देखिए हमने बात की थी गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स आप सभी जानते हो क्या है, ठीक है। तो गुड्स और अगर मैं सर्विस में यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आपको बताना चाहूँ, तो गुड्स हमारे क्या है, टेंजिबल है। गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं सर्विसेज की बात करती हूँ तो सर्विसेज हमारी क्या है, इनटेंजिबल है, ठीक है। सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम उसको क्या कर सकते, फील कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं। तो बात करते हैं सर्विसेज की। तो फीचर्स में अगर मैं बात करूं तो फीचर्स बेसिकली हमारे क्या निकल के आएंगे सर्विसेज के। जैसे फर्स्ट फीचर्स हमारा यही निकल के आएगा, इनटेंजिबल। सर्विसेज क्या है भाई, इनटेंजिबल। एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास मैं गई, ठीक है, मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास गई, तो जो डॉक्टर ने वहां पे, ठीक है, जो उसने मुझे एडवाइस दी, जो भी वहाँ पे जो मुझे सर्विस प्रोवाइड दी, क्या मैं उसको देख पाई, जी नहीं। तो सर्विसेज बेसिकली क्या है, इनटेंजिबल है। उसको मैंने सिर्फ हम एक फील हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनकंसिस्टेंसी। सेकंड फीचर्स हमारे क्या है, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मीन्स लैक ऑफ द होमोजिनिटी। सर्विस के अंदर आपको जो होमोजिनिटी है, ठीक है, मीन्स जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हम बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि भी सेम प्रोडक्ट। अब ये मार्कर है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, ठीक है, सेम इसकी लेंथ है बिल्कुल सेम। हम एक अलग मार्कर भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने एक साबुन परचेज किया, लाइफ बॉय का मैंने एक साबुन खरीद लिया, तो भी मैं उतने जैसे मैंने साबुन खरीदा है, इतने में कितने सारे साबुन है वो सेम क्वांटिटी में, सेम मेजरमेंट में मैं खरीद सकती हूँ। तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कमी है यहाँ पे होमोजीनियस की। कैसे, जो सर्विस प्रोवाइड की गई है, जैसे एक डॉक्टर है उसके पास मैं गई, उससे मैंने सर्विस ली, सेम फिर एक दूसरा पर्सन आया, वो भी डॉक्टर के पास गया, उसने भी उस डॉक्टर से सर्विसेज ली। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हमें देखने को मिलेगा, इनकंसिस्टेंसी। जरूरी नहीं है कि भी जो मैंने महसूस किया, जो मैंने फील किया, वही सेम दूसरे पेशेंट ने भी फील किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो सर्विसेज है वो क्या है, इनकंसिस्टेंस है। तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, जैसे मैंने दिल्ली से मैं बेंगलोर गई, ठीक है, ट्रेन में जो मुझे सर्विसेज दी गई, सेम दूसरी और एक ट्रेन और है वहाँ, उसमें भी दिल्ली से बेंगलोर अगर हम गए, ठीक है, तो वहाँ पे जो दूसरी ट्रेन ने सर्विसेज दी, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भी जो फीलिंग मुझे एक ट्रेन में बैठने से आई है वो दूसरी ट्रेन में भी मेरी सेम फीलिंग रहे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बेसिकली लैक ऑफ होमोजिनिटी देखने को मिलेगी, इनकंसिस्टेंसी। इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि भी सर्विस है उसको आप अलग नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। जब आपको सर्विस मिल रही है उसी टाइम आपको कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो सर्विस है उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, इनसेपरेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेन की टिकट करा ली है, दिल्ली से बेंगलोर मुझे जाना है, ठीक है, 23 जनवरी की मैंने टिकट कराई है। तो भाई अब ऐसा नहीं है कि भी मैं 24 जनवरी को चली जाऊंगी, 23 जनवरी को मैंने कराई है, तो भाई 23 जनवरी को ही मुझे उसी टाइम कहीं ना कहीं जो वो सर्विस है उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी सीट है वो वेकेंट चली जाएगी। इसी तरह से हमारा क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे इन्वेंट्री लेस है, मीन्स हम जो सर्विस है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। जब हमें सर्विस मिलेगी उसी टाइम हमें उसको लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेम है ये इसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें, जैसे मैं डॉक्टर के पास गई अपना इलाज कराने, तो जब डॉक्टर मुझे सर्विस देगा उसी टाइम मुझे सर्विस लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर को बोल दूं कि भी डॉक्टर की सर्विस ले लो और इसको स्टोर करके रख लो और फिर बाद में हम इसको कंज्यूम कर लेंगे, जी नहीं। इन्वॉल्वमेंट भी आपका सेम कि भी जब सर्विस आपको मिलेगी तो उस टाइम आपका इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, कस्टमर पार्टिसिपेशन इज मस्ट, ठीक है, भी कस्टमर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर कस्टमर पार्टिसिपेशन नहीं है तो फिर भी आप सर्विस है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। सेम मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि जैसे अभी मैं डॉक्टर के पास गई, अगर डॉक्टर के पास अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी तो जो डॉक्टर सर्विस देगा तो मैं उसको नहीं ले पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये बेसिकली मेरे क्या होंगे, फीचर्स होंगे सर्विसेज के। तो 5 फीचर्स है और इन 5 फीचर्स के बेस पे ही आप जो सर्विस है और जो गुड्स है उसमें डिफरेंस यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड द सर्विसेज पूछ लिया जाए तो आप ये पांचों के पांचों फीचर्स लिख के यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट फीचर क्या आ जाएगा, गुड्स टेंजिबल, सर्विसेज इंटेंजिबल, गुड्स कंसिस्टेंस, सर्विसेज इनकंसिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो। अब हम बात करेंगे सर्विसेज की। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ द सर्विसेज। 3 तरह की सर्विसेज है, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, बिजनेस सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस सर्विसेज की ही।
नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, बिजनेस सर्विसेज। तो भाई वे सारी की सारी सर्विसेज जो कि एक बिजनेस यूज करेगा अपने बिजनेस को स्मूथ वे में रन करने के लिए। अगर मैं अपने बिजनेस को एक अच्छी तरह से ढंग से, ठीक है, जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसको अगर मैं अपने बिजनेस को कंडक्ट करना चाहती हूँ, ऑपरेट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। उन्हीं सर्विसेज को हम क्या कहेंगे, बिजनेस सर्विसेज। वे सर्विसेज हमारी कौन कौन सी होगी, जैसे बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है, आपके चैप्टर में जो मेन सर्विसेज है आपको जो करना है मेन, इसमें एक बैंकिंग आपको करना है और इंश्योरेंस आपको करना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बिजनेस सर्विसेज। मैंने बात की सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज वे सर्विसेज जो किससे रिलेट करती है, सोसाइटी से, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सोशल सर्विसेज के अंदर आएगी। जैसे एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, जो आपका पॉवर्टी है उसको हटाना, ठीक है, तो इस तरह से ये किसके अंदर आ जाएगी, सोशल सर्विस। जो भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमने किया, कोई भी हमने चैरिटी दी है, दान हमने किया है, तो वो किसके अंदर आएगा, सोशल सर्विसेज के अंदर। पर्सनल सर्विसेज बेसिकली आपकी पर्सन टू पर्सन ही आपकी डिफर करेगी। ठीक है, पर्सनल सर्विसेज जैसे आप एक ब्यूटी पार्लर में गए, ठीक है, आपने वहाँ पे जो सर्विसेज ली, जो फील आपने किया में भी हो सकता है कि जो अदर कस्टमर आया, ठीक है, उसको भी सेम सर्विसेज दी गई, लेकिन उसकी फीलिंग यहाँ पे क्या हो, या पर्सन टू पर्सन आपकी जो सर्विस है वो क्या करेगी, डिफर करेगी। और इसी के साथ ही जो आपकी डिमांड, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जितना पैसा आप लगाओगे, जैसे कि जितने बड़े पार्लर में आप गए, ठीक है, हाई फाई पार्लर के अंदर एक आप गए, तो वहां पे जितना पैसा आपने लगाया उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्विस मिलेगी। ठीक है, 10 रुपए की भी चाय आप पी सकते हो और वहीं पे आप 1000 रुपए की भी चाय पी सकते हो, तो वो पर्सन टू पर्सन आपका यहाँ पे डिफर करेगी। ठीक है, इसके अंदर आपका रिक्रिएशनल सर्विस फैसिलिटीज आ जाएगी, टूरिज्म है जो, ठीक है, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, पर्सनल सर्विसेज के अंदर। तो अब हमारा मेन क्या है, बिजनेस सर्विसेज, जिसके अंदर हम करेंगे बैंकिंग। तो बैंकिंग बेसिकली क्या है, बैंकिंग भी आपका एक सर्विसेज है। बैंकिंग इज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक से। तो बैंकिंग सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करता है, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। कैसे, बाय एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग द लोन। बेसिकली जो बैंक्स है वो क्या करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बैंक्स क्या करेंगे, आपसे जो पैसा है उसको जमा कर लेंगे, आपसे पैसा ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे डिपॉजिट, और फिर जो लोन है, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है उनको लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो सर्विसेज है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग सर्विसेज। कि भाई पब्लिक से ही पैसा ले लिया, जिसके पास सरप्लस है उसका पैसा ले लिया बैंक ने, और उसके बाद भी जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, उसको पैसा एज अ लोन दे दिया या फिर आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग सर्विसेज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बैंक अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे निकालता है, जो पैसा लिया, जैसे यहाँ पे 7% की रेट से पब्लिक से ले लिया, डिपॉजिट करा लिया 7% की रेट से, ठीक है, बैंक ने, और फिर आगे जो लोन दिया ना वो 9% की रेट से लोन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो 2% यहाँ पे ज्यादा है, जो डिफरेंस है, ये बेसिकली क्या होगा, जो बैंक है उसका मार्जिन होगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से बेसिकली जो बैंक है वो अपना जो हिस्सा है निकालता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम अगर बैंक की भी बात करती हूँ तो मेरा यहाँ पे 4 तरह के बैंक्स है। देखिए, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो अभी हमने बात की कि भाई पब्लिक से पैसा लेना, जिनके पास सरप्लस है और जिनको जरूरत है उनको पैसा देना, एज अ लोन की फॉर्म में पैसा देना, तो ये किसका काम रहेगा, कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक भी आपके 2 तरह के हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। नाम से ही हमें पता चल रहा है पब्लिक सेक्टर। जैसे ही पब्लिक सेक्टर की बात आई तो गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल आ गया। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर वे बैंक है जिसमें मेजर स्टेक है किसका है, गवर्नमेंट का, जिसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या है, कंट्रोल करती है। जैसे PNB है, SBI है, ये हमारे कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी जो कि ओन्ड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, प्राइवेट। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो रेट है ये सब आपकी डिसाइड होगी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे जैसे ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, प्राइवेट के अंदर। तो वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कोऑपरेटिव बैंक की, तो कोऑपरेटिव बैंक हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी किया था। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, ठीक है, उसके जो प्रोविजन है वे गवर्न है किस पर, जो कोऑपरेटिव बैंक है। तो कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली ओपन किए गए हैं, जो मेंबर्स है कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके जो मेंबर्स है, ठीक है, उनको चीप रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है वे हमारे आए हैं। बेसिकली रूरल एरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है,
रूरल एरिया के अंदर, वहाँ पे क्रेडिट एग्रीकल्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना या क्रेडिट प्रोवाइड करना रूरल एरिया में, तो ये कौन होगा, हमारा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक, नाम से ही आइडिया स्पेशलाइज्ड, वे बैंक जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए ओपन किया गया है और उसी पर्पज के लिए वो लोन प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट फैसिलिटी देगा, तो उसको हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड बैंक। जैसे एक्जिम बैंक है हमारा, ठीक है, एक्जिम बैंक बेसिकली क्या, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, स्पेशलाइज्ड बैंक के अंदर। इसके बाद हमारा सेंट्रल बैंक, तो ये देखिए सेंट्रल बैंक हमारा क्या है, बैंकों का बैंक है। ठीक है, बैंकों का बैंक है, ये बेसिकली पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करता सेंट्रल बैंक। ये किसके साथ डीलिंग करेगा, बैंक के साथ ही। अगर कॉमर्शियल बैंक है, इसको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो किससे लेगा, तो ये लेगा सेंट्रल बैंक से। तो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, जो कि कमर्शियल बैंक है उनको लोन प्रोवाइड करता है, उनसे पैसा लेता है। ठीक है, और इसको, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक हम इसको बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सब डिटरमाइन करना, ये किसका काम है, हमारा सेंट्रल बैंक के अंदर ये सब आ जाएगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बैंक। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक की। जो कमर्शियल बैंक है भाई, वो क्या क्या काम करता है, उसका क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन तो वही है, एक्सेप्टिंग ऑफ द डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट। भी जो डिपॉजिट है उनको एक्सेप्ट करेगा, मीन्स जो पब्लिक है उससे पैसा लेगा और अपने पास जमा करेगा। ठीक है, उसके बाद लेंडिंग ऑफ द फंड। लेंडिंग ऑफ फंड का मतलब क्या, कि भी मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं बैंक के पास जाऊंगी और बैंक से मैं लोन ले लूंगी। इट मीन्स जो बैंक है उसने मुझे जो फंड है उसको लेंड कर दिया। ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट फर्दर आगे कर दी। चेक फैसिलिटी, हम सभी को पता है कि भी बैंक हमें चेक की फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करता है। एलिड सर्विस, इसके अलावा बैंक और भी हमें बहुत सारी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे बिल है, बिल डिस्काउंटिंग होना, इसी के साथ ही हमारा जो लोकल फैसिलिटी है, ठीक है, वो भी बैंक के द्वारा हमारी प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो और अदर फैसिलिटी है वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो इस तरह से ये हो जाएंगे हमारे फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक के। अब हम बात करेंगे बैंक अकाउंट्स के। देखिए बैंक में हम अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैंक अकाउंट्स गिवन है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट का मतलब क्या, कि भी हर एक हाउस होल्ड है जो अपना सेविंग अकाउंट है वो बैंक के अंदर ओपन कराते हैं। ठीक है, जैसे आप हो, मैं हूँ, जो भी 18 साल से ऊपर है उसने अपना एक सेविंग अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है वो बैंक के अंदर हम डिपॉजिट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक हम जितना चाहे वैसे हो सके हम जितना ज्यादा यहाँ पे हम जमा करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विड्रॉ करने की लिमिट है वो फिक्स है। ये नहीं कि भी बार बार हम ज्यादा विड्रॉ कर लेंगे। और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं सेविंग के लिए हम ये अकाउंट इसको ओपन करते हैं कि भी कुछ पैसा हमारा सेव हो जाए। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके आई थिंक 3% to 4% के बीच में, ठीक है, ठीक ठाक एक मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको यहाँ पे मिलती है। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट बेसिकली कौन यहाँ पे ओपन कराता है, बिजनेसमैन। ठीक है, जो बिजनेसमैन है उनको क्या करना पड़ता है, वे करंट अकाउंट है उसको ओपन कराते हैं। तो करंट अकाउंट में यहाँ पे आपकी लिमिट फिक्स नहीं है, आप जितना चाहो उतना डिपॉजिट करा सकते हो, जितना चाहो उतना यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। बिजनेसमैन ने इसको क्यों ओपन कराया, क्योंकि एक बिजनेसमैन को एक दिन के अंदर यहाँ पे न्यूमरस ट्रांजेक्शन है जो कि बिजनेसमैन को करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली करंट अकाउंट है वो किसके लिए ओपन किए गए, बिजनेसमैन के लिए ओपन किए गए हैं। तो यहाँ पे भी अब जितना चाहो, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कितना भी कोई लिमिट फिक्स नहीं है, कितना भी आप विड्रॉ कर सकते हो। जो भी आपका जितना भी आपका अमाउंट है बैंक के अंदर उस लिमिट तक आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। और कई बार यहाँ पे जो बैंक है वो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि भी आपके खाते में 1 लाख रुपए है और आपने 1,05,000 रुपए यहाँ से निकाल लिए, तो यहाँ पे 5,000 रुपए की फैसिलिटी आपको बैंक ने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, वो कैसे की, वैसे तो अगर कोई कस्टमर आया, ठीक है, उसने 1 लाख का चेक 1,05,000 का चेक लगाया और आपके खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए थे, तो वैसे उस केस में वैसे क्या हो सकता था, आपका जो चेक वो बाउंस हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बैंक है उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की, ओवरड्राफ्ट की भी कोई बात नहीं, हम 1,05,000 की पेमेंट कर देंगे और जो 5,000 रुपए है वे आपके माइनस में हम दिखा देंगे। ठीक है, तो वो हमारे बेसिकली ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। भी जितना अकाउंट, जितना पैसा हमारा जमा है, जब हम उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा अगर हमने क्या कर लिया, विड्रॉ हमने कर लिया, अगर हमने ज्यादा विड्रॉ कर लिया जितना जमा था, तो वो हमारी सिचुएशन ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन कहलाएगी। उसके बाद हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ पे आपके डिपॉजिट क्या फिक्स है भाई, यहाँ पे सिर्फ दो बार ही आप ट्रांजेक्शन करोगे, एक बार पैसा जमा कराने के और एक बार निकालने की। तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया, जैसे आपने 5 लाख रुपए जमा करा दिया और एफडी आप सभी ने सुना होगा, और भी एफडी के नाम पे आपने 5 लाख रुपए जमा करा दिए, तो भाई यहाँ पे एक टाइम पीरियड फिक्स होगा कि भाई 10 साल बाद, 5 साल बाद आपको ये 5 लाख मिलेंगे। ठीक है,
तो 5 लाख कैसे मिलेंगे भाई, एक बार आपने फिक्स जमा करा दिया है, अब 5-10 साल बाद जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसे मिलेंगे। मीन्स आप 5-10 साल बाद ये अपने एफडी है उसको तुड़वा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये नहीं है कि भाई आप बार बार जमा कराओगे, बार बार आप पैसा निकालोगे। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक अच्छी रेट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगी, क्योंकि भाई फिक्स है ना, यहाँ पे एक साथ आपने जो अमाउंट है वो जमा करा दिया। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी है, 7-8% शायद आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक बार करंट चेक करनी पड़ेगी कि भाई फिक्स डिपॉजिट की क्या रेट है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेट आपको मिलेगी। उसके बाद आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो मल्टीपल नाम में इसका आंसर छिपा कि भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ चुके। कैसे, तो इसमें आपको फैसिलिटी दी गई है कि भी जैसे आपने अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया, फिर आपने बोल दिया कि भी सेविंग अकाउंट तो आपने ओपन कर दिया, लेकिन एक लिमिट आपने फिक्स कर दी कि भी 1 लाख तक रहेगा तो मेरा सेविंग अकाउंट रहेगा। 1 लाख से ऊपर जैसे जितने पैसे जमा होंगे, ठीक है, वो आप मेरा फिक्स डिपॉजिट में कर देना। अब 1 लाख से जितने ज्यादा जाएंगे, जैसे आपके खाते में 1,10,000 रुपए हो गए, तो अब जो 10,000 है आपके फिक्स डिपॉजिट में चले जाएंगे। फिर आपके 1,15,000 हो गए, फिर से आपके 15,000 ज्यादा हो गए तो फिर से आपके फिक्स डिपॉजिट में चले गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट की फैसिलिटी मिली है। मीन्स यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट से उसका हमने यूज किया है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सेविंग अकाउंट प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का हमने यूज किया है। तो ये क्या लाएगा, हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमारा ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग क्या है, ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। तो ई बैंकिंग भी हमारी एक सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड की गई है बाय बैंक के द्वारा ऑन द इंटरनेट और मोबाइल। जब बैंक हमें इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट के थ्रू अगर हमें सर्विस प्रोवाइड की जाए, ठीक है, मोबाइल के थ्रू हमें सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो वह बेसिकली हमारी क्या कहलाएगी, ई बैंकिंग। और आज के टाइम में आप लोग देख ही सकते हो कि भी आजकल तो आपका ऑफलाइन कितना कम हो चुका है। अगर मैं बैंकिंग सर्विसेज की बात करती हूँ तो सब कुछ आपका मोबाइल फोन पर आ चुका है, इंटरनेट पर आपका आ चुका है, ठीक है। तो ई बैंकिंग में देखिए कैसे कैसे हमें फैसिलिटी है। ई बैंकिंग ने कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि हमें प्रोवाइड किया है, जैसे एटीएम की, ठीक है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आप सभी यूज करते ही होंगे, ठीक है। इसी के साथ ही पॉइंट ऑफ सेल है, इसी के साथ ही क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपका ई बैंकिंग सर्विसेज। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ बेनिफिट की, तो भाई ई बैंकिंग के हमें क्या क्या बेनिफिट है। देखिए सबसे अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है डिजिटल पेमेंट। आजकल हमारी डिजिटल पेमेंट हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी, हम सभी को पता है कि भी कितने हमारे अकाउंट्स के पैसे, हमारे अकाउंट्स में से पैसे गए हैं, कितने हमने निकलवाए, कितने हमें जमा कराए हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सारा का सारा आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी रहती है, हर एक ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन आपको पता है। तो कहीं ना कहीं ये किसको प्रमोट करती है, ट्रांसपेरेंसी को। इसी के साथ ही 24 आवर्स 365 डेज फैसिलिटी आपको मिलती है। जब आपका ई बैंकिंग नहीं आया था तो हमें वेट करना पड़ता था कि भी हम बैंक में जाएंगे, बैंक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ओपन है। अगर 5 बज गए हम लेट हो गए तो भाई अब तो नेक्स्ट डे ही हमें कोई ट्रांजेक्शन वो करनी होगी। बट अब ऐसा नहीं है, आप 24 घंटे और 365 दिन आप कभी भी किसी भी टाइम अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको कर सकते हो, ठीक है। सेंस ऑफ द फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पे है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे है कि जो भी हर एक ट्रांजेक्शन होगी, हर एक ट्रांजेक्शन का आपके पास रिकॉर्ड है, आपके फोन में ही रिकॉर्ड रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको मेंटेन होगा। इसी के साथ ही ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर को भी यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भी हाँ उसने जो भी ट्रांजेक्शन की है ना उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है, उसको पता है कि भी उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने यहाँ पे निकल चुके हैं, वो चेक कर सकता है कि भी अब कितने हैं, ठीक है। इसी के साथ ही ऑफिस होम ट्रैवलिंग टाइम, तो ये मैंने लिखा है, इसको अच्छे से देख लेना। इसका मतलब क्या है कि भाई अब पहले क्या था, भी आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता था, ठीक है। अपने बैंक से अगर पैसे निकलवाने तो आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई हाँ हम कल जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, अरे यार 5 बजे तो ना बैंक बंद हो जाएगा। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप चाहे ऑफिस में हो, ऑफिस में बैठे बैठे आप अपनी ट्रांजेक्शन उसको कर सकते हो, घर पे हो तब कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी आप अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, आपको पैसा निकलवाना है या फिर पे करना है, ये यहाँ तक कि अब जैसे बिल की भी पेमेंट है आजकल, तो भाई बिल वगैरह इसकी सबकी भी पेमेंट क्या है, आप अपने मोबाइल फोन से कहीं पे भी किसी भी टाइम आप कर सकते हो। तो ये सारे के सारे बेनिफिट है किसके, ई बैंकिंग के। तो ये हमने किया आज की वीडियो में, बिजनेस सर्विसेज का फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपको करा दिया, बैंकिंग हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हमारा टॉपिक है क्या, इंश्योरेंस से। तो इंश्योरेंस तो भाई आप सभी ने जरूर सुना होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसने इंश्योरेंस वर्ड ना सुना हो, ठीक है। तो बेसिकली इंश्योरेंस इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं लाइफ की बात करती हूँ तो हमारी लाइफ क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द लाइफ हम क्या करते हैं, जो इंश्योरेंस है बेसिकली हम वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस बोलते हैं ना, जैसे हम अपनी फैमिली में भी सुनते होंगे कि भी हाँ मैंने तो अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है। तो ये बेसिकली क्या है कि भी इन फ्यूचर अगर कोई भी दिक्कत हो,
ठीक है। अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर अगर डेथ हुई तो उस केस में हम क्या करा के रख लेते हैं, इंश्योरेंस हम करा लेते हैं, ताकि भी जो हमारी फैमिली है ना, ठीक है, वो उसको एक फाइनेंशियल हेल्प है वो मिल सके। तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है फ्यूचर में, जो भी रिस्क है या जो लाइफ का रिस्क है, उससे बचने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी हम वो लेते हैं। तो एक अच्छी सी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो इंश्योरेंस है क्या आपका, इंश्योरेंस इज एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इंश्योरेंस क्या है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, अंडर विच, जिसके अंदर मीन्स जो ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है इसमें हम क्या करते हैं, वन पार्टी, एक पार्टी एग्री होगी इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, भी आपको उसके बदले में कुछ यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, कंसिडरेशन इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ अ मनी टू द अनदर पार्टी टू कंपनसेट अ लॉस। तो इसमें बेसिकली हमारी देखिए दो पार्टी होगी, ठीक है। एक पार्टी क्या होगी, एक पार्टी भी एग्री होगी, वो एग्री करेगी, वो कहेगी कि भाई ठीक है, अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी लॉस हुआ, कोई भी लॉस हुआ तो उसको हम कंपनसेट करेंगे। एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या बोलती है कि भाई फ्यूचर में अगर आपको कोई भी लॉस हुआ ना तो उस लॉस को हम कंपनसेट करेंगे। अब ऐसे ही तो कोई कंपनसेट नहीं करेगा ना, इसके बदले क्या करना पड़ेगा, जो दूसरी पार्टी है ना उसको कुछ ना कुछ कंपनसेट यहाँ पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे उसको रिटर्न, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब ही कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा। तो उसके बदले में फिर जो पार्टी है वो एग्री हुई है कि भाई हम आपको कुछ अमाउंट है उसकी पेमेंट कर देंगे, कहीं ना कहीं जो आपका लॉस है उसको हम कंपनसेट कर देंगे। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। एक बार फिर से देख लीजिए, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है जिसमें वन पार्टी, एक पार्टी एग्री करती है इन रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन। इन रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि भाई दूसरी पार्टी है ना जिसके लॉस को हम कंपनसेट करेंगे, उससे हम इसके बदले में कुछ ना कुछ हम लेंगे, भाई कुछ ना कुछ पैसा वो भी देगा, टू पे एन एग्रीड अमाउंट, फिर हम उसको एक एग्री अमाउंट है वो पे कर देंगे, ठीक है, एग्री अमाउंट ऑफ मनी अनदर पार्टी को टू कंपनसेट लॉस, और इस तरह से उसका लॉस है उसको हम कंपनसेट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन हमारी पार्टी, दो पार्टी हमारी निकल के आएगी, एक तो होगा हमारा इंश्योर्ड, एक होगा हमारा इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन होगा, द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड, भी जिसने इंश्योरेंस लिया है, जिसने अपना रिस्क इंश्योर्ड किया, उसको हम क्या कहेंगे, इंश्योर्ड। जैसे मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, तो अब जो मेरा रिस्क है, मेरा रिस्क है वो इंश्योर्ड हो चुका, भी मुझे इन फ्यूचर कोई भी लॉस हुआ तो भी मैं कंपनसेट हो जाऊंगी, तो मैं क्या कहलाऊंगी, इंश्योर्ड। अब दूसरी पार्टी है, ठीक है, आप दूसरी पार्टी हो, आपने मेरा इंश्योरेंस करा, तो आप क्या कहलाओगे, इंश्योरर। द फर्म विच इंश्योर द रिस्क ऑफ लॉस, भाई आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया तो मैं क्या कहलाऊंगी, इंश्योर्ड। आपने मेरा इंश्योरेंस किया है, आपने मुझे कहा है कि भाई अगर लॉस होगा, ठीक है, जो भी लॉस होगा उसका जो भी रिस्क है, जो भी लॉस होगा उसको हम कंपनसेट करेंगे, तो आप क्या कहलाओगे, इंश्योरर। तो वह फर्म, भाई वह कंपनी, वह फर्म जो इंश्योरेंस करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है, जो लॉस है उसको कंपनसेट करेगी, वो इंश्योरर कहलाएगी। और जिस पर्सन का रिस्क हमने भी इंश्योर्ड किया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इंश्योर्ड। पॉलिसी, द कॉन्ट्रैक्ट इज पुट इन राइटिंग, अब भी जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है आपके और मेरे बीच में, जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अब ये कहीं ना कहीं भी राइटिंग में होगा, कुछ ना कुछ पेपर वर्क होगा। तो वही बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब हमने उसको बिल्कुल अच्छे से राइटिंग में हमने उसको रख लिया रिटर्न में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से जब हम राइटिंग में करेंगे, इट इज नोन एज पॉलिसी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये है भाई एक इंश्योरेंस पॉलिसी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये था भाई हमारा क्या, इंश्योरेंस है। अब हम बात करेंगे फंक्शन, इंश्योरेंस की क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करेगा। प्रोवाइडिंग द सर्टेनिटी, सीधी सी बात है भाई, अगर मैंने इंश्योरेंस कराया तो यहाँ पे सर्टेनिटी मुझे मिल चुकी है, भाई इन फ्यूचर अगर मुझे लॉस होगा तो भाई ये सर्टेन है कि भाई मेरा जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग द सर्टेनिटी। सेकेंड है रिस्क शेयरिंग, देखिए भाई रिस्क तो यहाँ पे शेयर होगा, अगर मैं अपना इंश्योरेंस नहीं कराती तो कहीं ना कहीं कल को अगर कुछ भी लॉस हुआ तो उसका सारा का रिस्क, जो सारा का सारा जो लॉस है उसका बर्डन है वो किसके ऊपर आएगा, या जो भी रिस्क है वो किसके ऊपर रहेगा, मेरे ऊपर। लेकिन अगर मैंने अपना इंश्योरेंस करा लिया है तो अब जो मेरा रिस्क है वो क्या हो चुका है, शेयर हो चुका है। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, तो इस तरह से यहाँ पे बेसिकली क्या होगी, रिस्क शेयरिंग होगी।
कैपिटल फॉर्मेशन, असिस्ट इन द कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे इसको आप पूरा लिख सकते हो कि भी कैपिटल जो इंश्योरेंस है ना वो बेसिकली क्या करता है, जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करेगा। कैसे? जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस करती है, उनके पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, वैसे थोड़ी ना वे पैसा अपने पास रखेंगी, ठीक है, कि भी बस उनको रखे रहेंगी, उसका कहीं पे यूज नहीं करेगी, जी नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली क्या करेगी, जो भी वो इंश्योरेंस से जो भी पैसा आया है उसको इन्वेस्ट करेगी कहीं ना कहीं आगे, ठीक है, अदर कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, जो हमारा देश है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं होगा। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे इंश्योरेंस हेल्प करता है किसमें, कैपिटल फॉर्मेशन में। प्रोटेक्शन, देखिए मिलते जुलते ये सारे ये प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि भाई हाँ हमें एक प्रोटेक्शन मिल चुका है, अभी मैं सेफ हूँ, अगर मैंने इंश्योरेंस करा लिया, मैंने अपना कराया, अपना नहीं, अगर मैंने अपनी किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, मैंने अपनी मेरी गाड़ी है, ठीक है, कार है, मैंने कार का इंश्योरेंस करा लिया, तो अब मुझे एक प्रोटेक्शन मिल चुका है कि भी कल को गाड़ी को अगर कुछ हुआ तो ये नहीं कि भी मैं बिल्कुल ऐसे ही लॉस में चली जाऊंगी, जी नहीं, मुझे पता है अगर कल को मेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा, और जितना नुकसान हुआ मोस्टली उतना पैसा मुझे मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस है वो क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली क्या होंगे आपके फंक्शन। उसके बाद हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जरूर करके जाना, आपको अपने पेपर के अंदर जरूर से जरूर देखने को मिलेगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के क्या क्या प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपका अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबरमेई फिदाई, ठीक है। तो भाई ये क्या है, इसका मतलब ही ये है उबरमेई फिदाई का कि आपका एटमोस्ट गुड फेथ, कि भी जो आपने इंश्योरेंस कराया ना वो एक भरोसे पर, एक विश्वास पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी कुछ बातें आप छिपा लो, या कुछ जो अभी मैंने ये यहाँ पे इंश्योरर की बात करी थी, तो यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे एक एटमोस्ट गुड फेथ यहाँ पे दिखाना है, एक यहाँ पे एक भरोसे पर, एक विश्वास पे आपका ये इंश्योरेंस है। ये नहीं कि भी आप कुछ बात छिपा लो, ठीक है, आपको कोई भी बात नहीं छिपानी है, ना ही तो इंश्योरर को छिपानी है, ना ही इंश्योर्ड को। इंश्योरर को भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इंश्योरेंस के अंदर, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी की सारी अच्छे से क्लियरली बता देनी है। और इसी तरह से वह पर्सन जो अपना इंश्योरेंस कराने जा रहा है या अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराने जा रहा है उसको भी उसके रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्सन है, हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, उसने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, उसको ऑलरेडी पहले से ही जो 1 या 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, ठीक है, लेकिन उसने ये बात छिपा ली, कंपनी को उसने ये बात नहीं बताई, या मैं कोई इंश्योरर को ये बात नहीं बताई, तो कहीं ना कहीं उसने जो ये आपका एटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल है इसको तोड़ दिया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड है हमारा क्या, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो भाई इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि भाई आप जिस भी प्रॉपर्टी का, आपके कोई भी सामान है, ठीक है, जिसका भी आप इंश्योरेंस कराओगे उसमें आपका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या कि भाई अगर वो चीज़ है तो उसके होने से आपको फायदा है, उसके ना होने से आपको लॉस नहीं है, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका इंश्योरेबल। ये कैसे भाई, अगर मैं जो मेरा पड़ोसी है ना उसकी गाड़ी का मैंने इंश्योरेंस करा दिया तो क्या उसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जी नहीं, ठीक है। अगर जो पड़ोसी है उसकी गाड़ी का अगर मैं इंश्योरेंस कराऊंगी, कल को उसकी गाड़ी को अगर कुछ हो जाए तो मेरा थोड़ी ना लॉस होगा, नहीं ना। तो मैंने क्या बताया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि भी उस चीज़ के होने से आपको फायदा है, ठीक है, तो आपका उसमें एक इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, मैं अपनी फैमिली मेंबर का ही तो इंश्योरेंस कराऊंगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि मैं पड़ोसियों का इंश्योरेंस है वो करा दूंगी, जी नहीं। तो ये क्या है, बेसिकली आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आपका थर्ड प्रिंसिपल, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो क्षतिपूर्ति, ठीक है। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपका लॉस हुआ है ना, ठीक है, जितना भी आपका लॉस हुआ है यहाँ पे वो इंडेमनीफाई आपका कर दिया जाएगा। जितने का आपको नुकसान हुआ है, जितने का भी लॉस हुआ है उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ, या कहने का मतलब क्या है, इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि भाई लॉस होने से पहले आप जिस पोजीशन में थे आपको उसी पोजीशन में ला दिया जाएगा। ये प्रिंसिपल बोलता है क्या, इंडेमनिटी का। कैसे, 4 लाख मैंने अपना प्रॉपर्टी है मेरी, ठीक है, चलिए गाड़ी ले लेते हैं, कार का मैंने इंश्योरेंस कराया, और कार का इंश्योरेंस कराने से पहले जैसे मान के चलते उसकी वैल्यू 4 लाख थी, ठीक है, तो भाई डैमेज हो गई मेरी कार, जिस वजह से ना 2 लाख का मुझे नुकसान हो गया। तो अब मुझे जो इंश्योरेंस कंपनी होगी ना वो 2 लाख ही देगी, ये नहीं कि मुझे ज्यादा देगी, जितना मुझे नुकसान हुआ है उतने की भरपाई करेगी। मीन से लॉस होने से पहले जिस मैं कंडीशन में थे मुझे उसी कंडीशन में लाके वे छोड़ देंगे, तो उसको हम बोलेंगे इंडेमनिटी। तो आपका जो इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस है उस पर आपका अप्लाई नहीं होगा,
ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए अगर किसी पर्सन है उसकी डेथ अगर होगी तो भाई उसको तो हम फिर वापस से नहीं ला सकते ना। अगर एक फैमिली है, ठीक है, अगर उसमें 4 मेंबर है, 4 मेंबर में से अगर किसी की डेथ होगी तो भी क्या हम फिर से उसको 4 मेंबर उनको कर सकते हैं? जी नहीं, फिर तो वे 3 ही रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लॉस होने से पहले की जिस स्थिति में वे थे हम उसको सेम कंडीशन में नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। या फिर हम बोल भी सकते हैं कि भी एक जो मनुष्य है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी लाइफ की वैल्यू है, उसकी कीमत हम नहीं निकाल सकते कि भी 1 करोड़ हम दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, क्योंकि उस पर्सन को तो हम वापस नहीं ला सकते ना, चाहे पैसा कितना ही मिल जाए। तो बेसिकली जो आपका इंडेमनिटी का जो आपका प्रिंसिपल है, इट डज नॉट फॉलो, ठीक है, ये हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है वहां पे आपका अप्लाई नहीं होगा। बाकी का आपका फायर इंश्योरेंस, आपका मैराइन इंश्योरेंस है, वहां पे आपका ये एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोक्सीमेट कोज। प्रोक्सीमेट कोज का मतलब क्या है कि भी पॉलिसी के अंदर जो कोज आपने दिया है, जो रीजन आपने दिया है, तो उसकी वजह से अगर आपको लॉस हुआ है तो ही आपको यहाँ पे कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कई बार क्या होता है कि भी जो लॉस हमें हुआ है वो कई रीजन्स है, कई वजह से हो सकता है, तो वहां पे फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भी मेन डोमिनेट रीजन हमारा कौन सा, डोमिनेट कोज हमारा कौन सा जिसकी वजह से हमारा लॉस हुआ। अगर वो हमारा पॉलिसी के अंदर मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा अगर पॉलिसी के अंदर मेंशन नहीं है तो फिर शायद आपका कंपनसेट, आपके लॉस को कंपनसेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो इंश्योरेंस है वो आपने फायर इंश्योरेंस आपने कराया था कि भी आग लगने से अगर सामान को क्षतिपूर्ति, यहाँ पे कुछ भी नुकसान हुआ तो भी आपको इंडेमनीफाई किया जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, भी आग तो लगी नहीं, चोरी हुई है, ठीक है, चोरी की वजह से आपका अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये कोज आपका थेफ्ट वाला कोज है जो आपका गिवन नहीं है, या फिर चोरी हुई उस वजह से कोई दिक्कत हुई, मतलब कि आग लग गई, तो यहाँ पे मेन जो कोज था वो चोरी की वजह से है, तो इस वजह से अब आपका वो पॉलिसी के अंदर स्टेटेड नहीं है वो कोज, तो दैट्स वाई आपको फिर यहाँ पे कंपनसेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेब्रोगेशन। सेब्रोगेशन प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है कि भाई ये बोलता है कि भाई अगर आपने एक बार इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम ले लिया ना, तो अब आपकी जो प्रॉपर्टी है ना वो अब कौन ले लेगी, कंपनी ले लेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप कंपनी से भी क्लेम ले लो और फिर आपका जो बच्चा कुछ जो आपका सामान है, जो प्रॉपर्टी है, उसको बेच के भी आप फिर अपना प्रॉफिट है उसको कर लो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बोलता आपका सेब्रोगेशन। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, गाड़ी को आग लगी, ठीक है, आपने उसका इंश्योरेंस कराया था, अब आपको इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अब वो गाड़ी को आग लगने के बाद भी जो भी बची हुई है गाड़ी, ठीक है, डैमेज जो गाड़ी बची हुई है, अब आपने जाके उसको मार्केट में बेच दिया। अब मार्केट में बेच दिया तो वहां से भी आपको 50,000 रुपए मिल गए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनी आपको 4 लाख रुपए देगी और गाड़ी जैसी भी है, जिस भी कंडीशन में है, उस गाड़ी को लेके जाएगी और अब उस गाड़ी को बेचने से जो भी पैसा मिलेगा वो इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या बोलता है, सेब्रोगेशन प्रिंसिपल। कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल नेक्स्ट, ये क्या बोलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूट करना, कि भाई अगर आपने आपकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने उसका इंश्योरेंस आपने करा लिया, आपने क्या किया, 2-3 कंपनी से आपने इंश्योरेंस करा लिया, अब आपकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको नुकसान हुआ। अब ऐसा नहीं है कि भी अगर आपने 3 कंपनी से इंश्योरेंस कराया तो भी तीनों से आप पैसा लोगे, ठीक है, तीनों से पैसा लोगे इन द सेंस से भी पैसा तो आपको तीनों देंगे, बट आपको जितना आपका लॉस हुआ ना उसी के अकॉर्डिंग वे कंट्रीब्यूट करके देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आपको 2 लाख का आपका लॉस हुआ, ठीक है, और आपने 3 इंश्योरेंस कंपनी थी जिसके अंदर आपने अपना जो इंश्योरेंस है वो करा रखा था। अब ऐसा नहीं है कि भी तीनों से 2 लाख एक से ले लिए, 2 लाख एक से 2 एक, जी नहीं। अब ये तीनों कंपनी क्या करेगी, आपको कंट्रीब्यूट करेगी भी, जिस रेशियो में आपने इंश्योरेंस लिया था उसी रेशियो में वहां से आपको कंट्रीब्यूशन के रूप में आपको मिल जाएगा। जैसे 2 लाख कैसे मिलेंगे कि भी एक कंपनी का से इंश्योरेंस आपने 1 लाख का ले रखा है, ठीक है, एक से आपने 50 का ले रखा, दूसरी से भी 50 का ले रखा, तो इसी तरह से एक कंपनी आपको 1 लाख देगी, दूसरी आपको 50,000 देगी, तीसरी भी आपको 50,000 देगी। वो डिपेंड करेगा भी जब आपने इंश्योरेंस लिया क्या पॉलिसी है आपकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी आप तीनों से अलग अलग लोगे, ठीक है। इसलिए आप अपना इंश्योरेंस कराओ तो
ऐसा जरूरी नहीं है कि भी आप अलग अलग कंपनी में ये सोच के कराओ कि भी चलो मेरी एक गाड़ी है और उसका मैं अलग अलग कंपनी में इंश्योरेंस करा लेता हूँ और मुझे फायदा हो जाएगा। गाड़ी 2 लाख की जाएगी लेकिन पैसे मुझे 6 लाख मिलेंगे अगर मैंने 3 जगह इंश्योरेंस कराया, ठीक है। तो ये बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन। मिटिगेशन प्रिंसिपल आपका बेसिकली क्या बोलता है कि भाई आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि जो भी लॉस हुआ ना उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि भाई आपकी दुकान थी, ठीक है, दुकान आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा था अपनी दुकान का, तो दुकान में आपकी आग लगी, आपने देखा जस्ट आग शुरू ही हुई थी, अगर आप चाहते ना तो 1 बकेट पानी भर के उसके ऊपर डालते ना तो आपकी जो आग है वो बुझ जाती, लेकिन आपने सोचा अरे नहीं लगने दे आग, ठीक है मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा, क्या दिक्कत है। ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको कोशिश करनी है, मिटिगेशन में बोलता है कि जितना हो सके जो लॉस है उसको मिनिमाइज करना है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि भाई आपका डैमेज होने जा रहा है, आपने उस चीज का इंश्योरेंस करा रखा है, तो भाई आप उसको रोकने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये बोलता है आपका क्या, मिटिगेशन। तो ये थे आपके प्रिंसिपल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो इसको जरूर अच्छे से करके जाना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। तो भी आपके अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, मैराइन इंश्योरेंस है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी आप करा सकते हो। तो इस तरह से आपका व्हीकल इंश्योरेंस आप करा सकते हो। तो मेन हम यहाँ पे बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैराइन इंश्योरेंस, ठीक है। तो अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस मैंने बताई दी आपको, जब हम अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है, जब हमें ये है क्योंकि हमारी लाइफ है वो क्या अनसर्टेन है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है, भी डेथ भी हो सकती है किसी भी टाइम, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी बीमारी लग सकती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ है उस पर खतरा हो सकता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम कई बार इंश्योरेंस करा लेते हैं अपना खुद का, ताकि बाद में हमारे जाने के बाद हमारी जो फैमिली है, फैमिली को कोई दिक्कत ना आए, उनको एक फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। तो उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हम बोलते हैं। तो आपके डिफरेंट टाइप्स है लाइफ इंश्योरेंस की। तो हम जो लाइफ इंश्योरेंस लेंगे वो अलग अलग तरह से ले सकते हैं, तो उसी पर अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका होल लाइफ पॉलिसी, नाम से ही आइडिया हमें चल रहा है होल लाइफ पॉलिसी। यहाँ पे मैंने अपनी पूरी लाइफ के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस मैंने कराया, मीन्स यहाँ पे जो पैसा मिलेगा वो मेरे मरने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो पहले मुझे नहीं मिलेगा, पूरी मेरी फैमिली को ही कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, पैसा मिलेगा। होल लाइफ पॉलिसी। एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में क्या है कि भी एक सर्टेन एज के लिए मैं यहाँ पे फिक्स कर सकती हूँ कि भी मुझे 50 साल तक मैंने अपना, जब तक मेरी एज 50 साल न हो जाएगी तब तक मैंने इंश्योरेंस करा दिया। जैसे ही 50 साल होगी या फिर अगर 50 साल से पहले भी अगर एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ तो मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। नहीं तो भी अगर 50 साल के बाद भी अगर मैं जी रही हूँ, ठीक है, तो फिर भी मुझे पैसा मिलेगा। तो ये क्या होगा, एंडोमेंट पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी का मतलब क्या है कि भी एन्युटी का मतलब यहाँ पे बेसिकली कई बार हम क्या करते हैं कि भी जैसे ही हमारी एक एज होगी, ठीक है, 50-60 साल तक तो हम कमाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि भी जब हमें आराम से बैठकर खाने की जरूरत है, तो उस टाइम हम सोचते हैं कि भी पैसा कहाँ से आएगा। उस केस में हम एन्युटी पॉलिसी हम ले सकते हैं। वहाँ पे फिर एक एज के बाद वो हमारी एज जैसे फिक्स हो जाएगी, जैसे 60 साल के बाद 60 साल तक मैं प्रीमियम पे करूंगी और उसके बाद 60 साल के बाद मुझे हर महीने फिर कंपनी है वो मुझे पैसा देगी। पेंशन की तरह आप इसको देख सकते हो, जिस तरह से पेंशन आपकी मिलती है, ताकि उस टाइम में, ठीक है, जो बुजुर्ग लाइफ हमारी आएगी उस टाइम में हम अपना जो रहन सहन है, अपना खाना पीना उसको अच्छे से कर सके। तो वो हमारे किसके अंदर आएगा, एन्युटी पॉलिसी के अंदर है। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, तो ये हमारा क्या है, तो ये अपने बच्चों के लिए, जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए हमने पॉलिसी ली है, जब उनके एक हायर एजुकेशन में जाएंगे, ठीक है, या शादी के लिए पॉलिसी ली बच्चों की, तो भाई उसको हम बेसिकली बोलते हैं चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, ठीक है। अब हमारा है मैराइन इंश्योरेंस से। तो मैराइन का मतलब क्या होगी, पानी से रिलेटेड, मतलब कि समुद्र यहाँ पे हमारा सी। तो जब हम जैसे हम अपना गुड्स है, ठीक है, जब हम उसको शिप के थ्रू अपना जो सामान है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजते हैं, तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। तो वह बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, मैराइन। तो भाई हम ऐसा क्यों करते हैं मैराइन इंश्योरेंस का रीजन किस वजह से, देखिए अगर हमने शिप के थ्रू है सामान को अगर हमने भेजा तो सी के अंदर जैसे हमारा सामान जाएगा, शिप लेके जाएगा, तो भाई कई सारे रिस्क है जो हो सकते हैं कि भाई हमारा शिप है वो किसी चट्टान से टकरा सकता है, ठीक है, या फिर जो समुद्री लुटेरे हैं वे क्या कर सकते हैं, हमला बोल सकते हैं शिप के ऊपर। तो इस तरह से कई सारे रीजन है जिस वजह से रिस्क हमारे यहाँ पे रहता है। तो उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, मैराइन इंश्योरेंस है उसको हम लेते हैं। तो मैराइन इंश्योरेंस है ये भी आपका 3 तरह का है, शिप और हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस। शिप और हल इंश्योरेंस का मतलब क्या, जब मैंने अपने पूरे जहाज का इंश्योरेंस मैंने करा लिया,
क्योंकि जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी चट्टान से मेरा जहाज टकराया, शिप अगर टकराया तो वो डैमेज हो जाएगा ना। तो उससे बचने के लिए हमारा क्या, हम क्या ले सकते हैं, शिप, या फिर हम इसको हल इंश्योरेंस, ठीक है। अगर हल इंश्योरेंस आ जाए तो ये समझना कि ये शिप ही है, एक ही बात है, तो हम ले सकते हैं। कार्गो इंश्योरेंस का मतलब क्या, कार्गो का मतलब बेसिकली गुड्स से, जो गुड्स हमारा उस शिप में जाएगा, तो कई बार हम जो गुड्स है उसका भी हम इंश्योरेंस कराते हैं, जो शिप्स के अंदर जो गुड्स गया, क्योंकि कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे जो लुटेरे हैं, पायरेट्स है, समुद्री सी पायरेट्स है, वे क्या कर सकते हैं, हमारे सामान है उसको चोरी कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करा सकते हैं, हमारा जो कार्गो इंश्योरेंस है उसको हम कराएंगे। एक हमारा फ्रेट इंश्योरेंस, मीन्स किराया, ठीक है, जो हमें शिप का जो किराया देंगे, जो फ्रेट हम देंगे, उसका इंश्योरेंस भी हम करा लेते हैं। ऐसे क्यों हम करते, देखिए कई बार क्या होगा, जो सामान है, ठीक है, सामान हमारा अगर लेट गया तो वहाँ पे जो बायर होगा वो बोल सकता है, अभी जिसके पास हमने अपना सामान पहुंचाया, कि भाई तुमने तो लेट सामान दिया है तो मैं तुम्हारा किराया नहीं दूंगा, तुम अपना किराया अपना खुद से भरो, ठीक है। ऐसे कुछ भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। या हमारा गुड्स हमारा डैमेज हो गया तो उस केस में बोल सकते हैं कि सामान है वो आपने अच्छे से सामान को नहीं भेजा, ये तो जो गुड्स है वो पूरा डैमेज हो चुका है, तो भाई मैं किराया नहीं दूंगा। तो इसलिए हम इस रिस्क से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो फ्रेट इंश्योरेंस है वो हम करा लेते हैं, ठीक है। तो ये थे बेसिकली आपके मेराइन इंश्योरेंस की 3 टाइप्स है, शिप, कार्गो और फ्रेट। शिप का मतलब जहाज का इंश्योरेंस आपने करा लिया, कार्गो का मतलब कि सामान का करा लिया, और फ्रेट का मतलब आपको पता ही है जो किराया लगेगा उसका हमने इंश्योरेंस करा लिया। तो इस तरह से जो इंश्योरेंस है वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया।